Before starting this video, let me introduce myself. I am Shubham Prashar, CMD of IS Mechanical Academy Group. I have 5 times GATE qualified, 2 times ESE Prelims qualified, ISRO qualified, IR qualified and many state exams. Hope you enjoyed this video. Thank you. सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सीरीज का, हमारे कोर्स का, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इसको इन डेप्थ इसकी नॉलेज मुझसे लोगे देन यू विल फील थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्यूटी ऑफ सब्जेक्ट, ब्यूटी ऑफ थर्मल एनर्जी सब्जेक्ट्स। ओके, तो आइए बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। कुछ सबसे पहले हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका सिलेबस क्या है कवरेज का, तो हम वो पहले बात करते हैं। आइए करते हैं बात। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो होता है ज्योर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हम देखेंगे हीट एंड वर्क इंटरेक्शंस। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, देन एप्लीकेशंस पार्ट, देन वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन वी विल गो टू एंट्रोपी। एंट्रोपी इज ए स्टार मार्क। एंट्रोपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस एंट्रोपी से आते हैं एग्जाम्स में, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी अच्छा है, इट इज ऑल्सो वेरी स्टार मार्क। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होता है वो है अवेलेबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है दोस्तों यहाँ तक हमारा सिलेबस थर्मोडायनेमिक्स का कवर हो जाता है, लेकिन एक टॉपिक और है जो कि स्पेशली गेट के अंदर आता है, जो है बेसिकली आईएएस का सिलेबस यहाँ तक हो गया है। गेट के सिलेबस में एक टॉपिक और आता है जो है थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो ये है हमारा बेसिकली पूरा सिलेबस जो हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे हमारे एसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट किसी देरी के। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। विदाउट थर्मोडायनेमिक्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द थर्मल पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो आइए बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स इसका मतलब क्या है? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको पता है आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हो, डू यू रियली मीन द व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? चलिए मैं आपको बताता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इसका ओरिजिन हुआ टू वर्ड से। वन इज थर्म विच मीन्स हीट, सेकेंड इज डायनेमिक्स विच मीन्स पावर, और हम बोल सकते हैं पावर, फोर्स, ईटीसी। दोस्तों जब हम डायनेमिक्स की बात करते हैं, दिस इज डायनेमिक्स, तो हमें बताया हम बात किसकी करते हैं डायनेमिक्स में? हम बात करते हैं मोशन एंड केज ऑफ मोशन की। ठीक है दोस्तों, अब केज ऑफ मोशन क्या हुआ? फोर्सेस, पावर, ये केज है, तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए? मोशन होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में आपको क्या लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स है वो किससे डील करता है? क्या वो मोशन से डील करता है? क्या वो डायनेमिक्स पार्ट से डील करता है? नहीं दोस्तों, वो डील करता है बेसिकली स्टैटिक्स पार्ट से।
स्टैटिक से आप लोग क्या समझते हैं? स्टैटिक से आप लोग समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली डील विथ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के साथ वो डील करते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब स्टैटिक्स। सो व्हाई वी कॉल्ड इट थर्मोडायनेमिक्स? एक्चुअली इट इज इन मिसनोमर। एक वर्ड होता है मिसनोमर। इसका मतलब होता है जो हम बोलते हैं उसका अपोजिट होना। जो हम बोलते हैं उसका अपोजिट होना। तो थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली शुरुआत में जब इस वर्ड का यूज हुआ तो वो किस चीज के लिए हुआ? हीट को पावर के अंदर बदलने के लिए। हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पावर। तो वहां से इस वर्ड की शुरुआत हुई कि हीट को पावर में कैसे कन्वर्ट करें। जब हम इस थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत हुई थी उस समय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तब इस वर्ड का यूज हुआ। लेकिन इस वर्ड ने, थर्मोडायनेमिक्स ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली कि आज हम थर्मोडायनेमिक्स को ही बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर होता क्या है बेसिकली? स्टैटिक्स और इक्विलिब्रियम स्टेट्स। इफ वी टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स वी टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम स्टेट्स। इक्विलिब्रियम में जो बॉडी है, जो सिस्टम है हमारा, वो कैसे डील करता है, हम उन सब की इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स। ओके, आइए बात करते हैं इसके ओरिजिन की। थर्मोडायनेमिक्स को ओरिजिन कहां से हुआ? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूं। आप लोगों को क्या लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कब शुरू हुई होगी? थर्मोडायनेमिक्स कब शुरू हुई है? एक्चुअली मुझे क्या लगता है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि थर्मोडायनेमिक्स का ओरिजिन जो है तब से है जब से इस यूनिवर्स का ओरिजिन है। क्यों? आइए जानते हैं। तो दोस्तों इसका ओरिजिन कब से है? जब से है यूनिवर्स का ओरिजिन। कैसे? कैसे इसका ओरिजिन तब से? तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं फ्रेंड्स। हमें पता है जैसे ग्राहम बेल इज द फादर ऑफ टेलीफोन। हर एक चीज का, अगर कोई चीज इन्वेंशन हुई है, कोई नई साइंस आई है, तो उसका कोई ना कोई फादर होता है। डू यू नो व्हाट इज फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इसका फादर कौन है? किसने थर्मोडायनेमिक्स लेकर आया जो पिक्चर में? इसका फादर कौन है? इसका बैकग्राउंड क्या है? एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स खुद का फादर है। इसका कोई फादर नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स जो है अपने आप में एक ब्रांच है, एक साइंस है, जो बिल्कुल जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, जब लोगों को इतना भी नहीं पता था कि व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है, इसके इंटरेक्शंस क्या है, जब बिल्कुल शुरुआत हुई थी तब थर्मोडायनेमिक्स तब भी था। फॉर एग्जांपल, हमने बचपन से एक एग्जांपल सुना है कि दो पत्थर को अगर हम आपस में इस तरह मारे तो एक चिंगारी निकलती है। व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। व्हाई? बिकॉज इफ वी scratch between the two you can say pathars, if we scratch between two pathars then there is a spark of heat. Why? If because it is depend upon energy interactions. Energy can converted from one form to another. One form we can apply work on it and it will convert it into heat which can release to environment. Okay, so now बात करते हैं अब हम इसके ओरिजिन की। हमने बात कर ली। तो थर्मोडायनेमिक्स की सबसे पहले इन्वेंशन कहां से हुई, कहां से शुरुआत हुई? थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत हुई करीबन 1607 से। कैसे? जब एक इंग्लैंड का साइंटिस्ट थॉमस, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थॉमस ने इन्वेंशन कर दी किसकी? स्टीम इंजन्स की। इसकी शुरुआत एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स की जब ये एग्जिस्टेंस में आया, जब लोगों को पता चला हाँ थर्मोडायनेमिक्स भी एक साइंस है, इसके अंदर भी बहुत सारा वर्क हम लोग कर सकते हैं, तो उसकी शुरुआत हुई 1607 में इंग्लैंड से। थॉमस नाम के एक आदमी ने, एक साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंट कर दिया? स्टीम इंजन्स। हालांकि उस समय ये स्टीम इंजन्स काफी इनएफिशिएंट थे, बहुत पावर कंज्यूमिंग थे, बहुत ज्यादा इनको वर्क चाहिए था और एफिशिएंसी इनकी बहुत कम थी। लेकिन इससे क्या पता चला हमें? इससे हमें ये पता चला कि देयर इज ए ब्रांच, एक ब्रांच है जहां पे बहुत सारा काम किया जा सकता है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शंस। देन वी नो व्हाट इज अबाउट समथिंग एनर्जी, कि कुछ एनर्जी कोई चीज होती है, हमें तब पता चला दोस्तों। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो होगी ओरिजिन की बात कि कहां से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद 1607 के बाद करीबन 1835 में लॉज आ गए, लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैल्विन, जूल्स,
जब इन्होंने देखा कि इस फील्ड के अंदर बहुत सारी चीज नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं, देन ये अलग गए ढूंढने में कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, कैसे क्या होता है। तो इन्होंने अपने लॉज दे दिए, जो कि बोलते हैं, जिनको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक लॉज। कैल्विन था, जूल था, क्लॉसियस था, इन सब ने अपने अपनी इन्वेंशंस करी और कुछ लॉज दे दिए। ठीक है, जिनको हम जानते हैं फर्स्ट लॉ के नाम से, सेकंड लॉ के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, ये लॉज हमें दे दिए गए। ओके, आइए अब बात करते हैं कुछ और। ये तो बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन है, हमने अभी तक सिलेबस शुरू भी नहीं किया है। बस एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ से थर्मोडायनेमिक्स का जन्म हुआ था। जस्ट हमने ब्रीफ में बात की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब हमें एक टर्म नहीं आई हमारे सामने, हमें पता चला कि कोई टर्म होती है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है दोस्तों, क्या लगता है आपको, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? एक्चुअली अगर स्ट्राइटली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, कोई भी प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है एनर्जी के बारे में। एनर्जी को हम ऐसे कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। वी डोंट नो एग्जैक्ट व्हाट इज एनर्जी, बट वी नो वन थिंग, व्हाट चेंज इन एनर्जी। जिसके पास एबिलिटी है कुछ चेंज लेकर आने की, वो एक एनर्जी है। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स है, बहुत सारी एनर्जीज हो सकती है। कौन कौन सी? इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के भी बहुत सारे पार्ट्स है, क्या? ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे पार्ट्स है। परंतु हमें यह पता चला कि जिसके अंदर वो एबिलिटी है कुछ चेंज लेकर आने की, दिस दैट इज एनर्जी, उसे हम एनर्जी बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एबिलिटी टू केज चेंजेस is termed as एनर्जी। जिसके पास एबिलिटी है कुछ चेंज करने की, उसे हम एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बेसिकली बात करते हैं, एक बहुत ही पुराना एग्जांपल है। क्या? हमें बचपन से ही सुनते हैं हम लोग कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज टोटल एनर्जीज रिमेन कंजर्व्ड। व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या बता रहा है हमें, इससे हम क्या समझते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, परंतु टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। लेट अस टेक एन लिटिल एग्जांपल। व्हाट? सपोज करो दिस इज अ रॉक। रॉक एक पहाड़ी है, ठीक है। ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर कौन खड़ा है? आप। ये खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर आप लोग खड़े हो और आप घूमने गए, आप पहाड़ी के ऊपर खड़े हो, आपके सामने पड़ा है एक पत्थर। एक पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आप बिल्कुल मस्त खड़े हो, ठीक है। आप यहाँ से प्रकृति का नजारा ले रहे हो। आपका मन क्या किया, यार ये पत्थर तो यहाँ पर खड़ा है, क्यों ना मैं इसको धक्का मार दूं। आपने क्या किया, इसको पुश कर दिया और पत्थर क्या हुआ, नीचे गिरना शुरू हुआ। जब ये पत्थर यहाँ पहुंच जाएगा तो इस पत्थर के साथ क्या हुआ होगा? डिड यू फील? क्या फील कर पा रहे हो कि इस पत्थर के साथ क्या हुआ होगा? दोस्तों, यहां पर पत्थर के पास क्या थी? एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। किसी हाइट के ऊपर ग्राउंड से ये रखा हुआ है, तो इसके पास क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। और इसके पास क्या थी? इंटरनल एनर्जी भी थी, जो कि कांस्टेंट है। क्यों? जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसलिए इसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। लेकिन इसके पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। ये एक जगह पे खड़ा हुआ स्टेशनरी है, जीरो है काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि मान लो इसके पास 10 यूनिट पोटेंशियल एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी थी 0 यूनिट।
काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी ही नहीं। तो जैसे ही इसको हमने पुश किया, हमने इसके ऊपर एफर्ट लगाया, इसको धक्का दिया, तो ये क्या है, नीचे गिरना शुरू हुआ। अब इस इंस्टेंट के ऊपर इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जब ये चलना शुरू हुआ तो ये गिरना शुरू हुआ, ये किस में आ गया, मोशन के अंदर आ गया। जैसे ये स्टेशनरी से मोशन में आया तो इसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। कितनी आ गई, 4 यूनिट आ गई। लेकिन अब इसके पास आपको क्या लगता है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची ग्राउंड से, एच डैश मान लेते हैं 6 यूनिट बची। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, हो क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी में गेन वो इंक्रीज कर रही है। इट इज इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग। व्हाट इज बेसिकली हैपन, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। वन फॉर्म दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज हो रही है, एनर्जी इंटरेक्शन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड टोटल एनर्जी which is 10 unit which remains conserved। दोस्तों टोटल क्या हो गई, 10, जो क्या होगी, कंजर्व, उसमें चेंज नहीं आया। दिस इज बेसिकली व्हाट फर्स्ट लॉ टेल्स अस। ये हमें फर्स्ट लॉ बताना चाहता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया आपको कि फर्स्ट लॉ में क्या बताना चाहता है। एक्चुअली में होता क्या फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब ये फर्स्ट लॉ एग्जांपल के थ्रू हमने थोड़ा देखा है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या होगी थर्मोडायनेमिक्स की। हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, हमने काफी कुछ देख लिया थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। डेफिनेशन देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स कैसे हम डिफाइन करेंगे। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with एनर्जी। ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है एनर्जी के साथ एंड इट्स इंटरेक्शंस और इसकी इंटरेक्शंस के साथ एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। दोस्तों दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है एनर्जी, उसकी इंटरेक्शंस किसके साथ, सिस्टम और सराउंडिंग के साथ। अब आप पूछेंगे, सभी लोग जानना चाहेंगे व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग। ये होते क्या है भाई, व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग्स। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होती है। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम सब्जेक्ट, बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, अपना बेसिक जो है कंसेप्ट्स क्लियर करते चलेंगे। दोस्तों जब आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा देन यू हैव नो इशू, आप बिल्कुल आराम से हर चीज समझ पाओगे, आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे। चलो आइए बात करते हैं अब हम सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है, फील लेनी है सिस्टम की, व्हाट इज सिस्टम। चलो आपको फील दे देते हैं कि सिस्टम होता क्या एक्चुअली। सपोज करो ये हो आप, ये हो आप बहुत उदास हो। क्यों उदास हो भाई, क्या हो गया ऐसा आप उदास हो, क्यों लाइफ में खुशी ही नहीं है। खुशी क्यों नहीं है, ट्रू फ्रेंड नहीं है। एक्चुअली ये कौन है, इसका नाम है राम। ये है राम। राम की जिंदगी बहुत सैड है, उसके पास कुछ नहीं है, वो बहुत दुखी है। क्यों, उसके पास ट्रू फ्रेंड नहीं है। ये है ट्रू फ्रेंड। ये है ट्रू फ्रेंड। अब राम के बहुत उदास है, राम के पास ट्रू फ्रेंड नहीं है, लेकिन राम क्या करना चाहता है। ये कौन है, दिस इज एक्स, मान लेते हैं एक्स है। तो राम बहुत उदास है, इसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, इसे क्या है, ट्रू फ्रेंड की जरूरत है।
तो ये ट्रू फ्रेंड की तलाश में देखता है, ये इसकी तरफ देखता है, एक्स की तरफ। राम इज वॉचिंग एक्स। राम क्या करता है, एक्स को वॉच करने लगता है। राम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रही है। समझ गए होंगे आप कि ट्रू फ्रेंड क्या है, ट्रू फ्रेंड दिखाई दे रही है। अब राम बहुत उदास है, राम चाहता है कि ये एक्स इसकी ट्रू फ्रेंड बन जाए। तो राम का सारा फोकस किस पे है, राम सिर्फ किसको देख रहा है, एक्स को देख रहा है। और एक्स क्या है, बहुत खुश है, अपनी जिंदगी में खुश है, उसे राम की जरूरत ही नहीं है। पर राम क्या चाहता है कि उसकी एक्स के साथ दोस्ती हो जाए। तो दोस्तों, राम जिस चीज को देख रहा है, एक्स को, दिस दिस इज सिस्टम फॉर राम। ये राम के लिए क्या है, एक सिस्टम है। ये राम के लिए क्या है, एक सिस्टम है, जिसके ऊपर राम की पूरी स्टडी फोकस कर रही है, जिसको राम देख रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, ये हो गया सिस्टम। और इसके साइड में यहाँ एक बेंच पड़ा है, यहाँ पार्क है, यहाँ क्या है, एक साइकिल खड़ा है, ये साइकिल खड़ा है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होगी, एक्सटर्नल थिंग्स। किसके लिए, राम के लिए। राम इन चीजों को देख ही नहीं रहा, राम को मतलब ही नहीं है पार्क में क्या हो रहा है, साइकिल पे क्या हो रहा है, खड़ा है या नहीं खड़ा, कोई चुरा के तो नहीं ले गया। ये सब कुछ क्या होगी, सराउंडिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गई, सराउंडिंग्स होगी। तो सिस्टम बेसिकली, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज जस्ट ए सिस्टम इज जस्ट ए थिंग वेयर आवर स्टडी इज फोकस्ड। सिस्टम वो जगह है, बोल सकते हैं हम कि वो स्पेस है जहां हमारी स्टडी फोकस कर रही है, जहां हम फोकस करना चाहते हैं, जहां हम स्टडी करना चाहते हैं, उस पार्ट को हम बोल देते हैं, उस एरिया को हम बोल देते हैं कि वो है सिस्टम फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। और सराउंडिंग क्या होगी, एवरीथिंग एक्सपेक्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़कर जो भी बचा है वो क्या है, सराउंडिंग्स। वो क्या है, सराउंडिंग्स। हमें सिस्टम से लेना है, सराउंडिंग्स क्या होगी, एवरीथिंग एक्सपेक्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़कर जो भी बचा है वो क्या होगी, सराउंडिंग्स। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी। होप यू एंजॉयड दिस एग्जांपल। अगर आपको एग्जांपल अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए किस किस के पास ट्रू फ्रेंड है। अगर उसके पास नहीं है तो वो भी अपनी स्टडी को फोकस कर सकता है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, सिस्टम इज फिक्स्ड रीजन और स्पेस where our study is focused. This is system। अब सराउंडिंग को क्या लिख सकते हैं हम, डेफिनेशन क्या है। सराउंडिंग बेसिकली है एवरीथिंग एक्सपेक्ट द सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी चीज बची वो है सराउंडिंग्स हमारी। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, एक टर्म आती है क्या कि तो अब बात करते हैं हम, एक टर्म आती है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है। अभी हमने उस एग्जांपल में देखा, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रही थी वो रीजन, जो हमने रीजन बनाया था उसे बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री इट इज ए रीजन which it is a region which differs system to surrounding। जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है उसे बोल देते हैं बाउंड्री। अब बाउंड्री कितने प्रकार की हो सकती है, क्या क्या बाउंड्री हो सकती है। इट मे बी रियल या फिर इमेजिनरी।
ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल बाउंड्री किसे बोलेंगे? लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज करो एक स्टीम टरबाइन है, स्टीम नोजल है, सॉरी, यहाँ से फ्लो हो रहा है इन आउट। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है दोस्तों, ये दिस इज रियल। यहाँ पर असली में एक बाउंड्री है, रियल बाउंड्री, रियल। और ये जो पार्ट है दिस इज इमेजिनरी। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। ओके, तो ये हो गया रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। अब बाउंड्री के पास क्या होता है दोस्तों? ना तो बाउंड्री के पास होती है कोई थिकनेस, ना ही कोई वॉल्यूम है इसके पास, ना ही इसका कोई मास है। इट इज मासलेस। ये सिर्फ जस्ट एक इमेजिनरी रीजन है जिसे हम मान लेते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली हम यूज करते हैं कब? जब हम करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस, सीवी एनालिसिस। देखेंगे इसके बारे में भी, सीवी होता है व्हाट इज कंट्रोल वॉल्यूम, क्या होता है उसके बारे में देखेंगे जब हम आगे चलेंगे, ठीक है। जस्ट एक बेसिक बता रहा हूँ कि मैं कि बाउंड्री क्या होती है और सिस्टम सराउंडिंग, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहें? अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं? किसके सिलेंडर का लेते हैं? दिस इज पिस्टन, दिस इज सिलेंडर। यहाँ पे क्या पड़ा है? कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है। दिस इज अवर बाउंड्रीज। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। ये चारों तरफ से रियल बाउंड्रीज है। इसका मतलब ये सारी सारी क्या है? रियल बाउंड्रीज है, चारों तरफ से जिसको घेर रही है, ठीक है। और ये बाउंड्री कौन सी होगी दोस्तों? पिस्टन मूव करता है, दिस इज मूवेबल बाउंड्री। बाउंड्री कैन बी रियल इमेजिनरी, लेकिन बाउंड्री मूव भी कर सकती है। इट इज कैन बी मूवेबल बाउंड्री, ओके, ठीक है। एक बाउंड्री होती है दोस्तों इमीडिएट बाउंड्री। क्या होती है? इमीडिएट बाउंड्री। ये क्या होती है दोस्तों? ये वो बाउंड्री होती है जो डायरेक्टली अफेक्ट होती है किससे? सराउंडिंग से। ये जो बाउंड्री है ना दोस्तों, ये दिस बाउंड्री, दिस इज आल्सो कॉल्ड इमीडिएट बाउंड्री, क्योंकि दिस इज आवर सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है। ये क्या होगी? सराउंडिंग्स हो गई। एवरीथिंग एक्सपेक्ट टू सिस्टम इज सराउंडिंग, ठीक है। तो जैसे ही ये पिस्टन मूव करेगा तो किसके अंदर चेंज आएगा? इस सराउंडिंग के अंदर चेंज आएगा। सिस्टम की बाउंड्री इंक्रीज करेगी, लेकिन सराउंडिंग के अंदर चेंज आएगा, इसकी बाउंड्री डिक्रीज करेगी। तो ये जो पार्ट हो गया जो सिस्टम का बिल्कुल सराउंडिंग से सटा हुआ है, बिल्कुल लगता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है सराउंडिंग के ऊपर, उसे बोल देते हैं हम इमीडिएट बाउंड्री। वो है इमीडिएट बाउंड्री, ओके। तो चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट के बारे में। इसके बाद ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं दोस्तों। एक्चुअली पता क्या होता है? सबको पता होता है सिस्टम है, सराउंडिंग है, ये एक सिस्टम है। क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं कि एक सिस्टम है, ये इसके पास इतनी एनर्जी है, ठीक है, इतनी एनर्जी इसमें से रिलीज कर दी तो क्या होगा? ऐसा होगा, वैसा होगा। ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक थिंग्स है। अगर आपको सिस्टम के बारे में ही नहीं पता होगा व्हाट इज सिस्टम, देन हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, आप प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे कर पाओगे अगर आपको सिस्टम का ही नहीं पता होगा? बिल्कुल बेसिक थिंग्स है, एक मस्ट बी नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ओके। तो अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं दोस्तों? बेसिकली 3 टाइप के सिस्टम है। कौन कौन से? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। 3 ही सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? क्लोज सिस्टम। इसको क्या बोल देते हैं? कंट्रोल मास सिस्टम। क्लोज सिस्टम को हम बोल सकते हैं कंट्रोल मास सिस्टम। इसको कंट्रोल मास क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? मास हमेशा कांस्टेंट रहता है।
मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास के अंदर कोई चेंज नहीं आता। एनर्जी चेंज हो सकती है, एनर्जी कैन बी चेंज, एनर्जी आ भी सकती है, एनर्जी जा भी सकती है, ठीक है, लेकिन मास हमेशा कंजर्व रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व्स। मतलब दिस इज ए पिस्टन सिलेंडर, दिस इज ए पिस्टन, यहां से ये जो वाल्व है ये बंद है, ये वाल्व है ही नहीं, नो वाल्व्स। अब इसके अंदर सपोज करो कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है, कोई गैस पड़ी हुई है किसी टेम्परेचर पर, किसी प्रेशर पर, ठीक है, तो अब क्या हो सकता है इसके अंदर? क्या हो? एनर्जी, हीट आ भी सकती है और हीट जा भी सकती है। क्या इसका मास चेंज हो रहा है? क्या कहीं से रास्ता है इसके अंदर और मास आ जाए या मास निकल जाए? नो, मास ना आ सकता है ना ही मास जा सकता है। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ हीट आए और हीट निकले, एनर्जी इंटरेक्शंस हो, ठीक है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। अब एनर्जी इंटरेक्शंस क्या किस दो तीन फॉर्म में हो सकती है। किन किन फॉर्म में होते हैं एनर्जी इंटरेक्शंस, वो हम बात करेंगे जब इंटरेक्शन की बात करेंगे। वर्क की फॉर्म में भी हो सकती है, हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, और लास्ट होता है मास की फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर मास ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसके अंदर वर्क तो कुछ हो नहीं रहा, सिस्टम किस में है? रेस्ट में है, ऐसे ही रखा हुआ। तो एक इंटरेक्शन हो सकती है, वो है हीट की, हीट आ सकती है और जा सकती है, ठीक है। और सेकंड सिस्टम कौन सा होता है? ओपन सिस्टम, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ओपन सिस्टम को बोल सकते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। अब दोस्तों ओपन सिस्टम कैसे होता है? ओपन सिस्टम्स होते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर टरबाइन हो गई, कंप्रेसर्स हो गए, दे ऑल आर ओपन सिस्टम्स। हाउ दे विल वर्क? वहां पर मास भी ट्रांसफर कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, हीट भी कर सकती है, बोथ कैन बी इंटरेक्ट टुगेदर। दोनों के दोनों इंटरेक्शंस वहां पर कर सकते हैं फ्रेंड्स, मास भी कर सकता है और हीट भी कर सकती है। इसी एग्जांपल के तौर पे हम क्या लें? यही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जिसके साथ क्या हो? वाल्व्स हो। इनके पास क्या है? वाल्व्स है। यहां से मास एंटर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्या? फ्लूइड, और फ्लूइड एयर के थ्रू मास एंटर कर रहा है, यहां से मास रिजेक्ट भी कर रहा है, मास भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, साथ में हीट भी आ रही है, हीट भी जा रही है। तो क्या एग्जांपल हो गया इसका? हमने एग्जांपल देख लिया कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वाल्व्स, वाल्व्स के साथ जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी दोस्तों? थर्ड जो हमारा सिस्टम है, आइसोलेटिक सिस्टम। आइसोलेटिक सिस्टम क्या होता है दोस्तों? आइसोलेटिक सिस्टम वो होता है जिसके अंदर ना तो हीट ट्रांसफर हो, ना ही मास ट्रांसफर हो, उसके अंदर कुछ नहीं होता, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। जो एनर्जी है बस वही रहती है, उसके अंदर ना तो हीट आती है, ना उससे हीट निकलती है, ना उसमें मास आता है, ना उससे मास निकलता है, यानी कि किसी तरह की कोई इंटरेक्शंस नहीं होती। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। एक एग्जांपल बताओ इसका, आप सबको पता है क्या है इसका एग्जांपल आइसोलेटेड सिस्टम का? बोलिए, मैं बताता हूँ आपको। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज आवर यूनिवर्स। यूनिवर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। यूनिवर्स हमेशा वैसे का वैसा रहता है, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? और आइसोलेटेड सिस्टम का क्या एग्जांपल हो सकता है? एक घरों में हम कॉमन चीज यूज करते हैं, क्या बताओ आप? थर्मोफ्लास्क, इट इज आल्सो a home example, real life example, thermoflask, it is also as isolated system। तो बेसिकली ये क्या था हमारा सिस्टम के बारे में कि कितने कितने तरह के सिस्टम होते हैं, उनकी क्या क्या इंटरेक्शंस होते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। ये था बेसिकली सिस्टम के बारे में कि सिस्टम के टाइप्स कितनी है, कितने टाइप के सिस्टम पॉसिबल है, हमने तीनों डिस्कस कर लिए। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली पता क्या है, इनकी जो प्रेसाइज डेफिनेशन है वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या तो उन नोट्स के अंदर ही आप
लिखते चले जाइए, पॉइंट्स ऐड करते चले जाइए, या फिर यहाँ से शुरू से अपने नोट्स बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या चीज हो सकती है, हमने सिस्टम के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हमारा अगले टॉपिक, दो तरह की अप्रोच होती है, दो तरह के व्यू पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से? एक होता है मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, एक होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। आइए चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं हम। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच? माइक्रोस्कोप अप्रोच के बारे में अगर हम बात करें तो हम किस तरह से बात करते हैं दोस्तों? हमें पता है कि कुछ भी चीज अगर कुछ बना है तो वो कंसिस्ट ऑफ मैटर्स, वो मैटर से बना हुआ है। मैटर के अंदर क्या होता है? सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज मैटर, ये क्या है? मैटर है। मैटर के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैटर के अंदर क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सपोज करो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T3 है। इस तरह से ये अलग वेलोसिटी से जा रहा है, ये अलग वेलोसिटी से जा रहा है, इनके बीच में कोलिजन्स हो रहा है, ठीक है। और वेरियस प्रॉपर्टीज है इनकी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो जब हम इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को हमें स्टडी करना है, अगर इसका बिहेवियर हमें जानना है, अगर अपनी स्टडी इसके ऊपर फोकस करें तो वो हो जाती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो हम निकड़ाई से ना देख पाए, ये मॉलिक्यूल्स हम निकड़ाई से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इनकी स्टडी जब हम करेंगे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की, तो हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की। दोस्तों ये अप्रोच कहां यूज होती है? बेसिकली ये अप्रोच यूज होती है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। जब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। और कौन सी थ्योरी? एक थ्योरी होती है दोस्तों, रेरिफाइड गैस थ्योरी। रेरिफाइड गैस थ्योरी हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की अगर हम स्टडी करेंगे तो हम वो करेंगे, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। एक दोस्तों सेकंड अप्रोच होती है जिसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक दोस्तों, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है? फ्रेंड्स, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने की बजाय अगर हम इस पूरे के पूरे मैटर को क्या मान ले? कॉन्टिन्यूअस। ये मान ले ये पूरे के पूरे मैटर पे जो मॉलिक्यूल्स है इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट है, एक है, ठीक है। जैसे इसकी T1 टेम्परेचर था, T2 था, फॉर एग्जांपल इस बॉडी का टेम्परेचर T है। तो ये जब हम मानेंगे दोस्तों, इस अप्रोच को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और कॉल्ड एज क्लासिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जब हम इस तरह की स्टडी करेंगे, हम इस तरह की स्टडी करते क्यों है दोस्तों? दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि इस तरह की स्टडी करने से हमारी जो है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है वो इजी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। सेकंड जो सबसे बड़ी बात है, जो ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी होती है, ठीक है, सेकंड जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी होती है, ये हम लोग कब करते हैं? जब हमें हाई वैक्यूम में काम करना होता है। बहुत ज्यादा हाई वैक्यूम जहां पर होता है, इनकी मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से काफी दूर दूर है, तब हम जो स्टडी करते हैं हाई वैक्यूम के अंदर, जहां डेंसिटी बहुत कम है, वैक्यूम बहुत ज्यादा है, उन केसेस के अंदर हम यूज करते हैं रेरिफाइड गैस। और अप्रोच कौन सी होती है? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। लेकिन जो हमारे जनरली इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है या जो हम मैटर बेसिकली यूज करते हैं, उनके अंदर मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल की डिस्टेंस जो होती है बहुत कम होती है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हम उसको कॉन्टिन्यूस ट्रीट कर सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक कंसेप्ट है जिसके आधार पे हम ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगा पाते हैं। एक्चुअली मैक्रोस्कोपिक अप्रोच जो है वो
निकली माइक्रोस्कोपिक से ही है, स्टडी जो है वो माइक्रोस्कोपिक से ही इसकी निकली है, परंतु एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल कंसेप्ट है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूम। कॉन्टिन्यूम ये कंसेप्ट सबसे पहले हम जानते हैं, ये अगर कॉन्टिन्यूम वैलिड है तो हम क्या कर सकते हैं, ये अप्रोच लगा सकते हैं। तो हम इंडिविजुअल बिहेवियर जो मॉलिक्यूल्स के बीच का है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको स्मॉल ट्रीट कर सकते हैं, उसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, पूरे मॉलिक्यूल्स को, पूरे मैटर को कॉन्टिन्यूअस हम ट्रीट कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज कॉन्टिन्यूम? कॉन्टिन्यूम हमें बेसिकली बताता है कि किस तरह से हम पूरे मैटर को एज ए पॉइंट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट फंक्शन से क्या समझते हैं दोस्तों? पॉइंट फंक्शन सिंगल क्वांटिटी, इसका एक टेम्परेचर, एक प्रेशर है, एक डेंसिटी है, दिस आर कॉल्ड पॉइंट फंक्शंस। ये क्या है? पॉइंट फंक्शंस है। अगर इंडिविजुअल की हम बात करें माइक्रोस्कोपिक में जैसे है, तो हर एक पॉइंट का, हर एक मॉलिक्यूल का जो है अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रॉपर्टीज है। दीज आर बेसिकली प्रॉपर्टीज, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो इससे हमें क्या फायदा हो जाएगा? इससे हमें फायदा सबसे बड़ा ये हो जाएगा, जब हम स्टडी करेंगे तो हमें सिर्फ पूरी बॉडी के ऊपर फोकस करना, हमारी एनालिसिस जो है बिल्कुल इजी हो जाएगी इन केस एज कंपेयर टू इंडिविजुअल के मुकाबले। तो जानते हैं कॉन्टिन्यूम क्या होता है? और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की डेफिनेशन क्या होगी? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज दैट अप्रोच इन विच वी नेग्लेक्ट द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल एंड ट्रीटेड एज सब्सटेंस कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड और कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए और प्रॉपर्टीज एज ए पॉइंट फंक्शन। ओके, अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूम की। दोस्तों क्या होता है कॉन्टिन्यूम? कॉन्टिन्यूम कंसेप्ट क्या है, क्या इसके बारे में जानते हैं? आइए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। एक्चुअली कॉन्टिन्यूम क्या बोलता है हमें? कॉन्टिन्यूम बोलता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो दिस इज ए 1 mm³ वॉल्यूम, और इसके अंदर क्या है? O2 मॉलिक्यूल है एम्बिएंट टेम्परेचर पे। O2 के मॉलिक्यूल है एम्बिएंट टेम्परेचर पे, एक मॉलिक्यूल यहां पड़ा है, एक मॉलिक्यूल यहां पड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं, इसको मॉलिक्यूल 1 बोल देते हैं, इसको मॉलिक्यूल 2 बोल देते हैं। अब इसका जो डाया है वो कितना है? सपोज करो 10 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये इसका डाया है, और इसका डाया भी सेम है। ठीक है, ये इसका डाया हो गया। ठीक है, अब जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, इसको हम मान लेते हैं, ये कितना है? इसको हम मान लेते हैं ये 5 × 10⁻² मीटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 × 10⁻² मीटर। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, आपने क्या सीखा? क्या आपको नजर आया कि जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन मतलब जो इस मॉलिक्यूल को डिफाइन कर रही है इसका डाया, जो इस मॉलिक्यूल को डिफाइन कर रहा है इसका डाया, वो क्या है? मोर है, बड़ा है। किससे? इनके बीच के डिस्टेंस से, इनके बीच के डिस्टेंस से। तो अगर हम निकड़ाई से देखेंगे, अगर हम इसको देखेंगे तो जनरली किस तरह से दिखाई देंगे? कुछ इस तरह से दिखाएंगे। इनके बीच का डिस्टेंस इतना छोटा है, हमें दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस कंडीशन में इसको क्या ट्रीट करेंगे कि मैटर जो है कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है इसे बोल देते हैं हम मीन फ्री डेप्थ। तो जब मीन फ्री डेप्थ सिस्टम की, मॉलिक्यूल्स की लेस हो, बहुत कम हो एज कंपेयर टू सिस्टम डायमेंशन, क्या मैंने यूज करा? सिस्टम डायमेंशन। दिस इज सिस्टम डायमेंशन। अगर मीन फ्री डेप्थ कम हो सिस्टम डायमेंशन से, तो हम क्या बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूम हमारा वैलिड है। वो कंडीशन क्या होती है कि कॉन्टिन्यूम हमारा वैलिड है और मैटर को हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मैटर को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं? एज ए कॉन्टिन्यूस और पॉइंट फंक्शन। इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी टेम्परेचर, प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं। ये ब्यूटीफुल कंसेप्ट दिया कॉन्टिन्यूम ने। ठीक है दोस्तों, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कॉन्टिन्यूम क्या बोलता है?
This is definition of quantum. It is defined as the matter which is distributed continuously without any word present, without any hole present. Means ये जो डिस्टेंस है हमने इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि इसकी डायमेंशन बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू अवर सिस्टम डायमेंशन. अगर दोस्तों मेरी एक बात सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, अगर मैं सिस्टम लूं सिर्फ इसको, ठीक है, तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. मैंने सिस्टम क्या लिया है, दिस इज आवर सिस्टम. इसकी डायमेंशन के मुकाबले इनका डिस्टेंस है कम, जो क्या बता देता है कि कॉन्टिन्यूम है वैलिड. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होगी इट इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट continuous distribution of matter without any word present or hole present. ठीक है फ्रेंड्स. और मीन फ्री डेप्थ को क्या, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, क्या बोल सकते हैं, मीन फ्री डेप्थ इज द डेप्थ, मीन फ्री डेप्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. दो सक्सेसिव कोलिजन्स के होने से पहले जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो होती है मीन फ्री डेप्थ. इट मस्ट बी लेस देन आवर सिस्टम डायमेंशन. हमारा जो सिस्टम हमने माना है दोस्तों, उसके अगर डायमेंशन की बात करें, अगर उससे कम है तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा कॉन्टिन्यूम कंसेप्ट वैलिड है. कैसे ट्रीट करेगा आप दोस्तों, हम ट्रीट कर लेंगे इसके लिए कि एक इसकी डेंसिटी है, एवरेज बिहेवियर हम कंसीडर कर लेंगे इन सब का, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का, टेम्परेचर एक है, प्रेशर एक है. तो ये ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया कॉन्टिन्यूम ने. ये इतना ही है बस कॉन्टिन्यूम के बारे में कि कॉन्टिन्यूम कंसेप्ट होता क्या है, किस तरह से वो हम उसको लगा सकते हैं, किस तरह वो वैलिड करता है, किस तरह वो मदद करता है हमें इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में, डिफिकल्ट प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने के लिए. ठीक है दोस्तों, अब अगली बात करते हैं हम. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो आता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इजी है बिल्कुल ही, वो होता है प्रॉपर्टीज. व्हाट हैपेंड विद दिस, ठीक है जी. सिस्टम की प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. सो फ्रेंड्स बेसिकली देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम. प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, या तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो, जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती. और एक्सटेंसिव क्या होगी, जो मास के ऊपर डिपेंडेंट हो, जो मास के ऊपर डिपेंड करेगी. ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले इंटेंसिव. ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है. एग्जांपल क्या हो सकते हैं, बताइए आप क्या एग्जांपल हो सकते हैं. एग्जांपल हो सकते हैं दोस्त इसके, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती. क्या क्या ऐसी चीजें हैं, प्रेशर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती. आपको अगर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी तो मास पे डिपेंड करती है, लेकिन इंडिविजुअली वो क्या चीज है मैं आपको बता देता हूँ डेंसिटी के बारे में. डेंसिटी होती क्या है, मास बाय वॉल्यूम. ये तो मास पे डिपेंड करती है, परंतु हमने क्या बोला कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिविजिबल डेंसिटी क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे कंटेनर है, इसका प्रेशर T है, इसका टेम्परेचर T है, ये हमेशा ऐसे रहेगा. ठीक है, अगर इसके अंदर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए. जब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो इसका आधा पार्ट इधर आ गया, तो मास क्या हो गया, m/2, वॉल्यूम क्या हो गया, v/2. तो डेंसिटी क्या होगी, m क्या हो गया, m/2, वॉल्यूम क्या हो गया, v/2. 2 से 2 गया, रिमेन्स कांस्टेंट. Are you getting my point?
कि मास भी आधा हो गया, वॉल्यूम भी आधा हो गया, जब हम इसने मास को आधा कर दिया तो डेंसिटी क्या रही, रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करती है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन मास। कौन कौन सी होती है, एग्जांपल दीजिए उसके। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, जो कि मास पे डिपेंड करती है। एग्जांपल बताइए, कौन कौन सी होगी, एंथैल्पी होगी, बिल्कुल होगी एंथैल्पी। और कौन सी होगी जो मास के ऊपर डिपेंड करती है, बताइए बताइए, सोचिए आप थोड़ा सा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो मास के ऊपर डिपेंड करेगी। वॉल्यूम करेगा मास के ऊपर डिपेंड, और कौन सी करेगी बताइए, जो सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड करती है, एंट्रोपी हो गया। तो ये सभी प्रॉपर्टीज मास के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर हम बात करें स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है, क्या आप बोलेंगे इसको, कौन सी है। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे, स्पेसिफिक वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यूनिट मास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, पर यूनिट मास ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस जब उसको पर यूनिट मास हम कर देंगे, उसके अंदर मास की क्वांटिटी रही ही नहीं, तो वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। वो क्या होगी, बिल्कुल सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंथैल्पी, वॉल्यूम, एंट्रोपी आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इट इज 1 मार्क क्वेश्चन इन गेट। ओके, कई बार पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और एसएससी जेईई में तो बहुत बार पूछ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेंगे दोस्तों, अब बात करते हैं हमने सिस्टम देख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली, कंसेप्ट देख लिया, कॉन्टिन्यूम देख लिया, अप्रोच देख ली, किस तरह के व्यू पॉइंट्स होते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो बात करते हैं हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की। सिस्टम के अंदर सॉरी प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली, हमें पता है प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, और क्या होगी प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, और क्या होगी बताओ, बताइए आप क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, दीज ऑल क्या है, प्रॉपर्टीज है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज है। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले कि स्टेट ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम की स्टेट किसको बोलते हैं, व्हाट इज स्टेट ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम की स्टेट किसको बोलेंगे हम। फ्रेंड्स, सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, मान लो दिस इज अवर सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, अब ये सिस्टम है, इसका कोई टेम्परेचर होगा इस समय, मान लो टी टेम्परेचर है, टी प्रेशर है, टी वॉल्यूम है, ये 3 है। ठीक है, तो अभी ये इस पोजीशन पे है, इस कंडीशन पे है, तो ये क्या होगी, ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये प्रॉपर्टीज बता रही हैं कि ये सिस्टम किसी स्टेट के ऊपर है, जिसके अंदर टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है। तो हमें क्या पता चला कि प्रॉपर्टीज आर द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टीज आर द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की अगर हम बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करती हैं प्रॉपर्टीज। ओके, ठीक है, ये हमने देख लिया। तो हमें पता लग गया किसी कंडीशन के ऊपर, सपोज करो कोई टेम्परेचर है, कोई प्रेशर है, कोई वॉल्यूम है, ठीक है, तो उस सिस्टम के पास एक स्टेट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सिस्टम के पास कोई किसी स्टेट पे है, सिस्टम, दिस इज आवर सिस्टम, ये किसी स्टेट पर है, उसको बोल देते हैं स्टेट 1,
दिस इज स्केट 2 और ये स्केट 1 से स्केट 2 पे मूव कर रहा है, स्केट 1 से स्केट 2 पे जा रहा है। इसको हम पीवी डायग्राम में भी अभी ड्रॉ करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है सिस्टम के अंदर, चेंज आया, किसकी वजह से आया दोस्तों, ये 1 से 2 पे क्यों जाएगा, ये कोई पागल है, क्यों जाएगा भाई। अगर अगर दोस्तों एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी, इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर हल्का सा भी चेंज आया किसी वजह से, अगर किसी वजह से हल्का सा भी चेंज आया, मान लो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया या प्रेशर में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया, उसी समय क्या होगा, सिस्टम की स्टेट चेंज होनी शुरू हो जाएगी। और ये कब तक चेंज होती रहेगी, जब तक कि दोबारा सिस्टम किसमें ना जाए, इक्विलिब्रियम में ना जाए, इक्विलिब्रियम में ना जाए। मेरी बात समझ गए आप लोग, दोबारा स्टेट इक्विलिब्रियम में ना जाए, ठीक है। शुरुआत में इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, किसी वजह से, फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी टेम्परेचर क्या था एनवायरनमेंट का, एम्बिएंट टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, शाम और टेम्परेचर गिर के हो गया 26, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, सिस्टम की स्टेट चेंज होनी शुरू हो जाएगी, कब तक, जब तक कि 26 ना अटेन कर ले, ठीक है। तो अब सिस्टम ने अपनी स्टेट चेंज कर दी, ठीक है। तो जो वो पाथ फॉलो करेगा, जो वो पाथ फॉलो करेगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस पाथ। प्रोसेस पाथ क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर पीवी डायग्राम, दिस इज वन स्टेज, दिस इज टू स्टेज, दिस सिस्टम शुरुआत इनिशियली इसका प्रेशर P था, P1 और वॉल्यूम V1 था। क्या हुआ, इसने अपनी स्टेट को चेंज किया, किस वजह से, कुछ भी क्लाइमेट चेंज हो सकते हैं या वैसे चेंज, किसी वजह से चेंज हुआ। इसके जो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर अनबैलेंसेस आ गए किसी तरह के, अनबैलेंसेस भी बहुत तरह के हो सकते हैं, केमिकल अनबैलेंस आ सकता है, मैकेनिकल अनबैलेंस आ सकता है, फोर्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो इसने अपनी स्टेट चेंज कर ली, प्रेशर क्या हो गया P2 हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया V2 हो गया। तो इसने जो पाथ फॉलो किया इसे हम बोलते हैं प्रोसेस पाथ। तो ये पाथ क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड ए प्रोसेस पाथ, ठीक है। हमने जान लिया प्रोसेस पाथ क्या होता है, स्टेट के बारे में हमें पता चल गया कि सिस्टम की स्टेट क्या होती है, स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब की सब क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक हमने जान लिया, चलिए आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं क्वासीस्टेटिक प्रोसेसेस की, कि कौन सी प्रोसेस क्वासीस्टेटिक होती है, कौन सी प्रोसेस नॉन क्वासीस्टेटिक होती है। एक्चुअली कैन यू फील इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वासीस्टेटिक वर्ड। क्वासी का मतलब क्या होता है, क्वासी का मतलब होता है स्टेटिक, मतलब इक्विलिब्रियम, रुका हुआ, एक जगह स्टैग्नेंट। क्वासी का मतलब क्या होता है, स्लोनेस, ठीक है, स्लोनेस, बिल्कुल स्लोली स्लोली चलना, क्वासी। और स्टेटिक का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम, स्टेटिक्स। तो ये क्वासी स्टेटिक प्रोसेस हमें क्या बताती है, ठीक है। तो क्वासी और नॉन क्वासी के बीच में हम पहले जानते हैं कि एक्चुअली में फील करते हैं थोड़ा सा क्वासी होता क्या। सपोज करो एक पिस्टन, एक सिस्टम है, दिस इज वन सिस्टम, इसका पीवी डायग्राम है, ये एक पिस्टन है, तो फ्रेंड्स देखते हैं, हम जानते हैं। सपोज करो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। शुरुआत में कंडीशन स्टेट 1 पे खड़ी हुई है, इसका कुछ प्रेशर है 100 किलो पास्कल, ठीक है। शुरुआत में पोजीशन यहां पर है हमारी, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, इधर से क्या आता है, फोर्स आता है, कोई पिस्टन मूव करना शुरू कर देता है, पिस्टन मूव करना शुरू कर देता है। अब पिस्टन मूव करेगा,
यहां पे क्या होंगे पिस्टन के अंदर? फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अगर तो पिस्टन जब मूव करेगा वो इनफाइनाइटली स्लोली करेगा। क्वासिस्टेटिक का मतलब क्या है? इनफाइनाइट स्लोनेस ऑफ द प्रोसेस। अगर वो तो स्लोली स्लोली मूव करेगा, अगर पिस्टन स्लोली स्लोली मूव करेगा तो इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा? सफिशिएंट टाइम होगा अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। इन्हें पता चला कि भाई पिस्टन आ रहा है, पिस्टन आ रहा है चाकू छुरी लेकर, मुझे है भागना। तो ये क्या करेंगे? इनके पास सफिशिएंट टाइम होगा, पिस्टन आराम आराम से आ रहा है, ये लोग भाग जाएंगे। आराम से भाग के अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, अपने आप को उस जगह पे सेव कर लेंगे जहां पे बच जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होएगा? ठीक है, जब ये अपने आप को, इनके पास सफिशिएंट टाइम होगा, एडजस्ट कर पाएंगे, तो इनके टेम्परेचर के अंदर जो ड्रॉप आएगा वो बिल्कुल माइनर होगा, नेग्लिजिबल होगा। इसको हम ट्रीट करेंगे, इनका टेम्परेचर इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद ठीक 100 किलो पास्कल होगा। इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी इनका टेम्परेचर 100 किलो पास्कल होगा। जब इस पोजीशन पे होगा तब भी 100 किलो पास्कल होगा। तो हमें क्या पता चला इससे? क्वासिस्टेटिक प्रोसेस से हमें क्या पता चला कि अगर पिस्टन को हम स्लोली 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 लेकर आए स्टेट 1 से स्टेट 2 के ऊपर, तो हम क्या होते हैं? बिल्कुल क्लोज टू इक्विलिब्रियम पोजीशंस के होते हैं। क्या हुआ? प्रॉपर्टीज के अंदर कोई चेंज नहीं आया, अगर आया तो माइनर सा चेंज आया जिसको हम डिसरिगार्ड कर सकते हैं। वो इतना माइन्यूट चेंज है कि हम उसको आसानी से डिसरिगार्ड कर सकते हैं, उसको 100 ही मान सकते हैं। अगर 99.9999 किलो पास्कल हो गया यहाँ पर, तो क्या इसको हम 100 नहीं ट्रीट कर सकते? कितना माइनर चेंज है, बहुत छोटा चेंज है। अगर स्लोली स्लोली लेकर उसको पिस्टन को हम आएंगे तो ये चेंज जो है बहुत छोटा होगा। ठीक है, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं 100 किलो पास्कल। इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमें क्या पता चला कि क्वासिस्टेटिक जो प्रोसेस है वो इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज क्या रहती है? हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है। दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट्स। बहुत सारी स्टेट्स हो सकती हैं, ये सारी की सारी क्या? इक्विलिब्रियम स्टेट है। जब स्टेट 1 से स्टेट 2 के ऊपर पिस्टन मूव करेगा, स्टेट 1 से स्टेट 2, तो वो किन किन स्टेट से होके गुजरेगा? वो सारी स्टेट से होके गुजरेगा जो जो इक्विलिब्रियम है। क्योंकि पिस्टन इतना स्लो है, ये सारा सारा इक्विलिब्रियम प्रोसेस में चलेगा, स्टेट से गुजरेगा। हम हालांकि ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स है, क्योंकि हल्का सा फर्क तो आया था, हमने बात की थी 9.99, लेकिन इसको हम ट्रीट कर सकते हैं क्लोज टू इक्विलिब्रियम है, वेरी वेरी क्लोज टू इक्विलिब्रियम। इनफाइनाइटेसिमली डिफरेंस है इनके बीच में, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट्स। This is equilibrium state. It is represented by dark lines. This is dark lines. Okay. आइए इधर बात करते हैं नॉन क्वासिस्टेटिक की। ये क्या रिप्रेजेंट बताएंगे अब? PV. This is state 2. This is state 1. This is our piston. तो भाई मॉलिक्यूल तो इसके यहां भी पड़े हैं। अब प्रोसेस क्या है? नॉन क्वासिस्टेटिक है, मतलब स्लो में नहीं आएगी। प्रोसेस क्या होगी? फास्ट होगी। ये क्या करेगा? इसका यहाँ पे प्रेशर कितना है? 100 ही है, और यहाँ पे प्रेशर कितना है? 100 है। ठीक है, ये क्या होगा? पिस्टन जब एकदम से फास्ट में आएगा, इस तरह आना शुरू होगा 1 से लेकर 2 पर, पिस्टन एकदम फास्ट में आएगा। जब पिस्टन यहाँ पे पहुंचेगा तो मॉलिक्यूल्स अपने आप को संभाल ही नहीं पाएंगे, एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। मॉलिक्यूल्स तो यूं बैठे हुए हैं, पिस्टन आया उनको उड़ा के लेके चला गया। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? पिस्टन आया उनको उड़ा के लेके चला गया, उनके पास इतना समय ही नहीं था कि वो पिस्टन को पहचान पाते कि पिस्टन आ गया। तो क्या होगा? यहां पर मॉलिक्यूल इसके साथ क्लिंग हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे और आगे बढ़ना शुरू कर जाएंगे, जिसकी वजह से अगले मॉलिक्यूल्स के बीच में इनका गैप कम हो जाएगा और अगले मॉलिक्यूल्स के बीच में और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एक हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जिसकी वैल्यू 150 किलो पास्कल है। ठीक है, तो एक हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से क्या बता रहा है? इट मींस इट इज नॉट ए इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ये नॉन इक्विलिब्रियम में चला गया सिस्टम, हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 100 है, प्रॉपर्टी में चेंज आया। इट मींस इट इज नॉन क्वासिस्टेटिक प्रोसेस, नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। लेकिन हम इस केस में क्या हुआ?
यहाँ भी सो है, यहाँ भी सो है, यहाँ भी सो है, इट इज इन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंज ही नहीं आया भाई, स्टेट तो इक्विलिब्रियम ही है, सॉरी वो डी स्टेट्स तो इक्विलिब्रियम से ही जा रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम, यहाँ भी ये होगी नॉन क्वासिफिकेटिव प्रोसेस। अब इसका इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा रहेगा, हम इसको डैश लाइन से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डैश लाइन से इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक्चुअल में ये क्या पाथ फॉलो करेगा वी डोंट नो, एक्चुअल में हमें नहीं पता कि ये क्या पाथ फॉलो करेगा। लेकिन एक और बात, जो रियल लाइफ की प्रोसेसेस होती है, जितनी भी प्रोसेसेस आज तक है जो एग्जिस्ट करती है, क्या वो क्वासिस्टेटिव प्रोसेस है? नो दोस्तों, एक्चुअल में जितनी भी प्रोसेसेस है वो सभी की सभी मेजोरिटी, उसमें से ज्यादातर प्रोसेसेस, कुछ प्रोसेसेस क्वासिस्टेटिक भी हैं लेकिन ज्यादातर प्रोसेसेस सारी की सारी नॉन क्वासिस्टेटिक है। तो अब आप बात करेंगे, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए जब सारी की सारी प्रोसेसेस ही नॉन क्वासिस्टेटिक है, व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन क्वासिस्टेटिक, हम क्यों इंटरेस्टेड इतना रखते हैं क्वासिस्टेटिक के अंदर जब सारी की सारी प्रोसेसेस ही नॉन क्वासिस्टेटिक है? तो बच्चों इसका रीजन ये है, हमारे पास दो रीजन है बेसिकली कि हम क्यों क्वासिस्टेटिक के ऊपर फोकस करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है क्वासिस्टेटिक, अगर हम स्टडी करेंगे, इसको लेकर चलेंगे तो हमारी जो एनालिसिस अप्रोच है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए वो इजी हो जाती है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट दोस्तों क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, कि जो क्वासिस्टेटिक प्रोसेस है इससे जो वर्क हम गेन करेंगे, वर्क आउटपुट निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। मतलब जब प्रोसेस क्वासिस्टेटिक होगी तो हम मैक्सिमम वर्क आउटपुट किसी सिस्टम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्वासिस्टेटिक प्रोसेस इज स्टैंडर्ड फॉर एनी प्रोसेसेस। हम लोग हर प्रोसेस को चाहते हैं कि वो क्वासिस्टेटिक हो जाए, क्योंकि वी आर मोर इंटरेस्टेड इन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस में हमें वर्क आउटपुट ज्यादा मिले। ये बहुत बड़ा रीजन रहता है, हम इसको स्टैंडर्ड मानते हैं। अगर हमें किसी प्रोसेस को कंपेयर करना है तो हम उसको क्वासिस्टेटिक से कंपेयर करते हैं, इसीलिए हम इसमें इंटरेस्टेड है फ्रेंड्स। होप यू आर, आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बात को कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज अबाउट क्वासिस्टेटिक एंड नॉन क्वासिस्टेटिक। दोस्तों बच्चों को बहुत सारा जो है कंफ्यूजन रहते हैं इन दो प्रोसेसेस के अंदर ही, क्वासिस्टेटिक प्रोसेस क्या होती है, नॉन क्वासिस्टेटिक क्या होती है। मैंने आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बता दी एक बार एग्जांपल के थ्रू कि एक्चुअल में होता क्या है प्रोसेस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। हमने क्वासिस्टेटिक नॉन क्वासिस्टेटिक देख लिया। अब बच्चों के बीच में एक और कंफ्यूजन रहती है, मैं आपको पहले बता दूं। क्या कंफ्यूजन रहती है? सर क्वासिस्टेटिक प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, नॉन क्वासिस्टेटिक प्रोसेस इज नॉट ए रिवर्सिबल प्रोसेस। भाई ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होती क्या है? क्या आपको पता है, क्या आप फील कर सकते हो क्या होती है रिवर्सिबल प्रोसेस? चलिए जानते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है फ्रेंड्स? रिवर्सिबल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जिनको हम रिवर्स कर सके। रिवर्स कर सके इससे मेरा मतलब है जो प्रोसेसेस रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएगी और अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएंगी। मतलब एग्जांपल के तौर पे जो स्टेट 1 में शुरुआत में उनके पास जो कंडीशंस थी, जो टेम्परेचर था, जो प्रेशर था, विदाउट लूज करे वो अपनी स्टेट जब वापस गेन कर ले, उन प्रोसेसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस। इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन क्या होगी? अब क्या समझते हैं डेफिनेशन की? ए प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस इफ इट टेक प्लेस सच ए मैनर, ये उस मैनर के अंदर चले, इट इज पॉसिबल टू रिवर्स द प्रोसेस, इट इज पॉसिबल टू रिवर्स द प्रोसेस फॉलोइंग द सेम पाथ, जो पाथ इसने पहले फॉलो करा था, जो पाथ इसने पहले फॉलो करा था उसी पाथ के ऊपर चल के ये वापिस आ जाए, फॉलोइंग द सेम पाथ विद सिस्टम एंड सराउंडिंग टू रिटर्निंग बैक देयर, क्या बोल देंगे हम, इनिशियल कंडीशंस। मतलब ये अपनी कंडीशन, इनिशियल कंडीशन पे रिटर्न बैक हो जाए उसी स्टेट में, उसी सिस्टम, उसी सराउंडिंग के ऊपर, तो उन प्रोसेस को हम बोल देंगे रिवर्सिबल। अदरवाइज क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस।
इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब क्वासीस्टेटिक प्रोसेस जो हमारी होती है वो कैसी होती है? क्वासीस्टेटिक, सॉरी क्वासीस्टेटिक expansion or compression is treated as reversible process. This is the point star mark. जो क्वासीस्टेटिक एक्सपेंशन और रिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेसेस होती है उनको हम मानते हैं कि वो रिवर्सिबल प्रोसेसेस है, क्योंकि क्वासीस्टेटिक क्या इक्विलिब्रियम से डील करती है, तो इसके अंदर किसी तरह का लॉसेस नहीं है। हमने देखा कि उनकी प्रॉपर्टीज ही कांस्टेंट रहती है, तो इनमें किसी तरह का लॉसेस नहीं था, हम इनको ट्रीट कर सकते हैं एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होगी, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होगी? जिनके अंदर लॉस होने शुरू हो जाएंगे। लॉस किसकी वजह से होते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फ्रिक्शन इज वन ऑफ द मेजर रीजनिंग फॉर द लॉसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती क्या है। ठीक है, इसके एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम। क्या? कोई भी आइडियल फ्लूइड, अगर आइडियल फ्लूइड एयर वगैरह है, अगर नोजल डिफ्यूजर के अंदर जाए तो उनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सेप्शन क्या? स्टीम। स्टीम को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कभी नहीं मानते, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, अनलेस अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है तो अलग बात है, तब तो हम उसको ट्रीट करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि स्टीम के अंदर क्या होता है, उसका जो वाटर वेपर कंटेंट है वो चेंज होता रहता है। इट इज नॉट सिंगल प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। वो क्वासी तो रही नहीं, अगर उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया तो इसलिए हम उसको ट्रीट नहीं करते। ओके, तो चलिए भाई, ये भी हो गया। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हमने समझ ली क्या होता है। बाकी तो इसके बारे में मेरे आप नोट्स मैंने आपको भेजे हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मैंने आज सुबह ही थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स अपलोड करे हैं, आप उनको जरूर डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट उनके निकलवा लीजिए। इनके बारे में पूरी डेफिनेशन डिटेल में मैंने उन नोट्स के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिस्टम हो गया, प्रोसेसेस हो गए, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो गया। ठीक है जी, अब क्या बचा? उसके बाद केस की बात करें हम। अब हम बात करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक की। हमारा बेसिक जो सबसे पहले लॉ आता है वो है ज्योर्थ लॉ, ज्योर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या बोलता है? ये उससे पहले हम एक बार बात करते हैं, हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस का। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? आप लोग मुझे बताइए प्योर सब्सटेंस होता क्या है? दोस्तों, प्योर सब्सटेंस इज द सब्सटेंस विच इज फिजिकली डिस्टिंक्ट, जो कि फिजिकली डिस्टिंक्ट है। ठीक है, और होमोजीनियस है। होमोजीनियस एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट आर द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर ए प्योर सब्सटेंस। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो प्रॉपर्टी जिसके अंदर है उसे हम ट्रीट करते हैं कि वो एक प्योर सब्सटेंस है। ओके, आप एग्जांपल के तौर पे प्योर सब्सटेंस के क्या क्या एग्जांपल होते हैं? कौन कौन से होते हैं प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल? बताइए आप। एयर, इट इज एज ए प्योर सब्सटेंस। एयर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये क्या होता है? पी ऑफ एयर, पी ऑफ O2 प्लस पी ऑफ N2। ये क्या होते हैं? दिस इज एयर का प्रेशर। तो ये क्या होते हैं? ये ऑक्सीजन का प्रेशर और नाइट्रोजन का प्रेशर। वो तो मुझे भी पता है, इसको बोलते क्या है? दीज आर कॉल्ड पार्शियल प्रेशर्स। ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, और एग्जांपल क्या हो सकता है? सेकंड एग्जांपल अगर हम बात करें, हमने एयर का दे दिया, सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है? सेकंड एग्जांपल एग्जॉस्ट, सब कुछ सब बच्चों को पता है, वो सारे बच्चे करते हैं जो अच्छे बच्चे हैं वो नहीं करते हैं। क्या होता है? वाटर एंड अल्कोहल। दारू पीते हो? नहीं पीनी चाहिए, गंदी बात है। ओके, क्या होता है? अल्कोहल प्लस वाटर। एक ट्रीटेड एज, ये इसके साथ लगता है लाइट चली गई है। चलो कोई बात नहीं, आपको दिखाई दे रहा है? आर यू ऑडिबल? या फिर यहीं पर लेक्चर भी रोक दूंगा? चलिए टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम कल से शुरू करेंगे। ओके, तो अल्कोहल प्लस H2O ये क्या ट्रीट करेगा? इट इज ए प्योर सब्सटेंस। ठीक है, थर्ड क्या होता है? मॉइस्ट एयर। क्या ये प्योर सब्सटेंस है मॉइस्ट एयर?
बिल्कुल भी नहीं है, इट इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। क्यों? इसके अंदर वाटर वेपर होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं पोजीशन टू पोजीशन, जिनकी वैल्यूज कभी कांस्टेंट नहीं रहती, इसलिए इट इज नॉट ट्रीटेड एज ए प्योर सब्सटेंस, ये कि प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम दोबारा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बेसिकली बहुत कुछ जाना थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इसी तरह हम आगे क्लासेस लेते रहेंगे, मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहिए दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है आपको क्वालिटी एजुकेशन में दे पा रहा हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम पीपल्स जो इस फेज में एस प्रिपरेशन की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट हो जाए फ्री एजुकेशन का। थर्मोडायनेमिक्स एक टोटली फ्री कोर्स, दे विल बूस्ट देयर प्रिपरेशन। ओके, प्लीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।